इस देश में समान शिक्षा लागू कर दिया जाए तो भारत की एकता अखंडता तत्काल कई गुना बढ़ जाएगी और समान शिक्षा के बिना भारत में शांति स्थापित करना नामुमकिन है। दुर्भाग्यवश इस देश में नफरत सिखाने वाले बहुत स्कूल चल रहे हैं जहां यह सिखाया जा रहा है सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, पाक नापाक, यह सिखाया जा रहा है। उसको बंद करना पड़ेगा और समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। दूसरा, आज 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर हो गई आज तो। अब से 75 साल पहले अब से 75 साल पहले लंबी चर्चा के बाद हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 35। बाद में फाइनल जब ड्राफ्ट आया तो आर्टिकल 35 को रीनंबर करके बना दिया आर्टिकल 44 और लंबी चर्चा हुई। के.एम. मुंशी साहब ने उस पर अपनी दलीलें दिया, पक्ष में दलीलें आई, विपक्ष में दलीलें आई, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं का कहना था कि भई विदेशी जो कानून है इनको हम बंद करेंगे, जितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं इनको खत्म करेंगे और सबको इक्वल राइट देने के लिए हम ये देश में एक कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। 23 नवंबर 1948 को वो हमारे संविधान का पार्ट बन गया, अब से 75 साल पहले। दुर्भाग्य आप देखिए, आज तक लागू नहीं हुआ। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, लेकिन मैं तो आर्टिकल 44 को संविधान की आत्मा कहता हूं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44, इन दोनों को मैं संविधान की आत्मा कहता हूं। इनके बिना यह संविधान निष्प्राण है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है इसको खत्म करेंगे, 1937 का जो पारसी मैरिज एक्ट है इसको खत्म करेंगे, 1936 का 1937 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करेंगे। उसके पहले और भी बहुत सारे कानून थे, करीब 10 कानून थे जो फैमिली लॉ से संबंधित थे। तो उनका यह कहना था नहीं, ये सारे 10 कानून खत्म करके हम नया कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। कायदे से यह ड्यूटी सरकार की थी कि देश आजाद हुआ, संप्रभु भारत हुआ, संप्रभुता का मतलब नियम कानून हमारा होना चाहिए, तो जो गुलामी वाले कानून थे उनको खत्म कर देना चाहिए था, फटाफट इसको लागू करना चाहिए था। और ज्यादा उसको इंफेसिस देने के लिए एक इसमें आर्टिकल 13 और जोड़ा गया। सेठी साहब, आर्टिकल 14 पे और बाकी पे चर्चा होती है, इसमें एक प्रोविजन है आर्टिकल 13। मैं लाके बच्चों से कहूंगा आर्टिकल 13 को जरूर पढ़िए, क्योंकि उस पर कभी चर्चा नहीं होती। आर्टिकल 13 यह कहता है, अब जब भारत सोवरिन हो चुका है, यानी 26 जनवरी 1950, आज के डेट में भारत में जितनी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, या जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ जितने नियम कानून हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ जितने नियम कानून हैं, वो सारे के सारे कानून नल एंड वाइड हो गए। ये कब? 26 जनवरी 1950। बड़ा सिंपल सा, नेहरू जी के लिए बहुत आसान था। संविधान संसद में एक प्रस्ताव लाना था, भाई देखो ये कुरीतियां चल रही हैं, इन कुरीतियों को खत्म, आज से खत्म, और ड्राफ्ट बनाना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक टाइम पे अगर न इंप्लीमेंट की जाए तो समय बीतने के साथ उनको लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई चीज के, हर चीज का एक टाइम होता है। जो चीजें 1950 में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान था, वो 2023 में उसको लागू करना उतना टफ हो गया। मैंने PIL फाइल किया कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, PIL हमेशा चीफ जस्टिस के यहां लगती है। चीफ जस्टिस साहब ने बोला तो वो तो बराबर है। हमने कहा नहीं, बराबर नहीं है। बोले नहीं, 18 और 21 सबकी बराबर है। देश की सभी लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 है और लड़कों की 21 है। हमने कहा नहीं साहब, 9 साल चल रही है।
और आज भी लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 9 साल चल रही है। मैंने उसको, जब कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार ने फिर जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने 1 साल काम किया, फिर जया जेटली कमेटी ने अपना बिल सौंपा, उसके बाद लोकसभा में पास हो गया है, अभी राज्यसभा में पड़ा हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ है। आप जरा सोचिए, आजादी के 75 साल के बाद हमारी बेटियों की शादी की उम्र 9 साल चल रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि मेरी उस पीआईएल का विरोध करने के लिए भारत के 2-3 बड़े एनजीओ आ गए, नहीं साहब इनकी पीआईएल डिसमिस कर दो, और उस एनजीओ के लिए एक भूतपूर्व कानून मंत्री अपीयर होने लग गए। मतलब सोचो, ये बाल विवाह, ये विदेशी कुरीति है, ये भारत में नहीं थी। ये रात्रि विवाह, ये विदेशी कुरीति है। धन्य हो छत्रपति शिवाजी महाराज की, उन्होंने आपका दक्षिण भारत बचा लिया, मुगलों को महाराष्ट्र में रोक दिया। इसलिए कम से कम आपके महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आपके दक्षिण भारत में दिन में शादी होती है, हमारे उत्तर भारत में रात में शादी होती। जानते कारण क्या है? क्योंकि दिन में हमारी बेटियों को उठा लेते थे वो। केवल मुगलों 3 कुरीतियां हमारे सनातन धर्म में मुगलों के टाइम में आई: बाल विवाह, रात्रि विवाह और घूंघट प्रथा। अदरवाइज हमारे जो संस्कार है वो सारे दिन में ही होने चाहिए। हमारा अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं होना चाहिए। वेद ये कहता है हमारे सारे संस्कार होने चाहिए दिन में। लेकिन चूंकि हमारी बहन बेटियों को मुगल उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए जल्दी शादी करना शुरू कर दिया, बाल विवाह शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए रात्रि विवाह शुरू हुआ कि काम करो, रात में शादी करो, रात में इसको विदा कर दो। उनसे बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हुई। इसलिए आप देखिए, शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र में रोक दिया, इसलिए महाराष्ट्र के इधर वाले जो राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, यहां पे दिन में विवाह होता है। राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, इधर जहां मुगल थे वहां रात में विवाह होता है। इधर बाल विवाह कम है, हमारी तरफ बाल विवाह ज्यादा है। यह कुरीतियां आई थी, और वो मुगल काल की कुरीति 9 साल वाली, 9 साल में शादी करने वाली आज तक चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की सबकी उम्र समान हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? जोर से बोलिए जरा, किसको मिलेगा? अरे जोर से बोलो, फायदा किसको मिलेगा? हमारी बेटियों को, और सभी बेटियों को नहीं, मुस्लिम बेटियों को। बाकी बेटियों की शादी की उम्र 18 साल है, जो 9 साल शादी की उम्र चल रही है वो हमारी मुस्लिम बेटियों की चल रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, तो फायदा किसको मिला? जोर से बोलिए जरा, मुस्लिम बेटियों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबका शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आधार बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें किसी का नुकसान है क्या? कहूं जोर से बोलिए जरा, फायदा है कि नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। अगर कोर होने पे डिवोर्स होगा तो सबका होगा, बाजपन के आधार पर डिवोर्स होगा तो सबका होगा, नपुंसकता के आधार पर डिवोर्स होगा तो सबका होगा, जो भी ग्राउंड्स होगा सबका कॉमन होगा। इसका फायदा पूरे देश को हुआ कि नहीं? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, यानी डिवोर्स लेने का तरीका सबका एक हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में आज भी डिवोर्स कोर्ट के जरिए होता है, आउट ऑफ कोर्ट कोई डिवोर्स नहीं होता। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को 1 तलाक से छुटकारा मिल गया, अभी 4 तलाक और चल रहा है। अभी केवल तलाके बिद्दत से छुटकारा मिला, जिसको आप ट्रिपल तलाक कहते हैं। 4 तलाक चल रहा है, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। ये मेरे पास 4 बेटियां आई हैं देश के अलग अलग कोने से, जो चारों केस मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं।
एक लड़की है बेनजीर हिना, आप गूगल कर लेना बाद में, रिपब्लिक चैनल में काम करती है, पत्रकार है, उसके हस्बैंड वकील, और उसको अप्रैल में एक चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। मई में एक चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। और जून में तो चिट्ठी भी नहीं भेजा, जीमेल पे ईमेल कर दिया, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। चिट्ठी पे साइन भी नहीं है। और जून में पेटीएम कर दिया 15,000 रुपए, बोले ये तुम्हारा गुजारा भत्ता। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का अली नाम है, उसका 2,000 रुपए और दे दिया, बोले तुम्हारा दूध का खर्चा। 17,000 रुपए में हो गया तलाके हसन। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये तलाके हसन भी खत्म होगा। तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा, किसको फायदा हुआ? हमारी मुस्लिम बेटियों को। इसका एक दूसरा तलाक है, तलाके एहसन। यही मुंबई की बेटी है, पिताजी आटा चक्की पे काम करते, इसी एरिया में रहती भी है, कहीं मलाड या बोरीवली कहीं रहती भी है। उसका भाई मेरे पास लेके आया, बोले साहब तलाके एहसन दे दिया। हमने कहा कुछ पैसा वैसा? बोले पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, वो भी लगभग ऐसा ही है, हमने तलाके एहसन चला किया। एक हमारे पास बेटी आई कर्नाटक के कलबुर्गी से, नाम है डॉक्टर सईदा अमरीन। बच्चे ध्यान से सुनो, ये मत सोचना ये कुरीतियां केवल अनपढ़ गरीबों में है ना। डॉक्टर सईदा अमरीन एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट है, उसके हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन है, सास भी डॉक्टर है, ससुर भी डॉक्टर है, घर में नर्सिंग होम है, कलबुर्गी में रहती है कर्नाटक की। उसको कहा जाओ हमने तुम्हें आजाद किया, जाओ हमने तुम्हें आजाद किया, जाओ हमने तुम्हें आजाद किया। वो बाद में काजी से पूछी, बोले 3 बार हमको आजाद किया। काजी ने बोला तुम आजाद हो गई, जाओ। वो कलबुर्गी से भाग के आई सुप्रीम कोर्ट, और उसको कहते हैं तलाके बाइन। ऐसा ही एक है तलाके किनाया। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये जो एक तरफा मनमाना तरीके से डिवोर्स होता है, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये बंद हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी सबका कॉमन होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी सबका कॉमन हुआ। तो देश की सभी बेटियों को फायदा मिला कि नहीं? सबको फायदा हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को हुआ। भाई वो भी संख्या में 7-8 करोड़ तो है ना, 2 कनाडा के बराबर तो मुस्लिम बेटियां भी हैं भारत में, 4 ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो भारत में मुस्लिम बेटियां भी हैं। एक और प्रथा, मुता, MUTAH। अरब के लोग आते हैं, 15 दिन के लिए मैरिज कर लेते हैं, उसको कहते हैं निकाह मुता, और 15 दिन बाद चले जाते हैं, या 1 महीने बाद मौज मस्ती करके चले जाते हैं। बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती है और वो तलाक देके चले जाते हैं। ये रेप है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, रेप है कि नहीं? उसको नाम दे दिया निकाह मुता। एक ऐसे है निकाह मिस्यार। हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, निकाह मुता, निकाह मिस्यार, तहर्रुस, इसको कोर्ट में चैलेंज किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, और देश की सभी बेटियों को, वो हिंदू बेटी हो, मुस्लिम बेटी हो, पारसी बेटी हो या ईसाई बेटी हो, सभी बेटियों को एक समान प्रोटेक्शन मिलेगा, एक समान अधिकार मिलेगा, सबकी सम्मान एक जैसा होगा। अभी हमारे देश में सभी बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, 3 महीने का पैसा मिलता है बस। जैसे आपको बताया, बेनजीर हिना को 15,000 रुपए पेटीएम कर दिया, बोले तुम्हारा काम हो गया। चलो वो तो नौकरी कर रही थी, सरवाइव कर रही है, जो नौकरी नहीं करेगी कहां जाएगी? मां बाप के पास। मान लो मां बाप खुद ही गरीब हो, भाई भाभी उसको ताड़ना और देते रहेंगे, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, सक्सेशन का राइट, इनहेरिटेंस का राइट, विरासत का अधिकार
वसीयत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिलेगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा। बच्चा गोद लेने पे आप जरा सोचिए कैसी कैसी कुरीतियां चल रही भारत में। बाकी सबको गोद लेने का अधिकार है, हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। अब जरा आप सोचो, मान लो 5 बेटी हो गई, दामाद को अपनी प्रॉपर्टी दे नहीं सकते, नियम है एज पर लॉ। तो प्रॉपर्टी किसको दे सकते हैं? बेटे को। और बेटियां 5 हो गई, बेटा होगा कि बेटी, ये किस पे डिपेंड करता है? विज्ञान क्या कहता है? फादर पे, मदर पे नहीं। किस पे डिपेंड करता है? फादर पे। 5 बेटी हो गई, प्रॉपर्टी उसके पास है 100 करोड़ की, प्रॉपर्टी को बचाना है, क्योंकि अगर बेटा नहीं हुआ प्रॉपर्टी वक्त में चली जाएगी। अब उसको बेटा चाहिए, तो क्या किया? एक और शादी किया। लेकिन बेटा होगा कि बेटी, ये किस पे डिपेंड करता है? तो दूसरी शादी से 5 बेटी और हो गई, और शादी किया फिर 4 बेटी हो गई, और शादी किया फिर 4 बेटी हो गई, 18-20 बेटियां हुई, बेटा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि फादर तो वही है। मदर बदल रही है, फादर तो बदले नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको होगा, देश की सभी बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। और मेरी जो PIL चल रही है, मैंने तो उसमें यह भी सजेस्ट किया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम भारतीय नागरिक संहिता रखिए, चैप्टर वाइज उसको बनाइए। जैसे आपका इंडियन पिनल कोड चैप्टर वाइज होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वाइज होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे आप एक भारतीय नागरिक संहिता बनाइए। इंग्लिश में उसको इंडियन सिविल कोड भी कह सकते हैं। चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, चैप्टर 3 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 5 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, और उसमें 11वां चैप्टर रखिए टू चाइल्ड नाम। देश की बहन बेटियों की का स्वास्थ्य अच्छा रहे, भारत में गरीबी कम हो, भारत में भूखमरी कम हो, भारत में कुपोषण कम हो, भारत में एयर पोल्यूशन कम हो, भारत में नॉइज पोल्यूशन कम हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टू चाइल्ड नाम, जो सबके लिए होना चाहिए। अगर ये आया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले 10 से 15 साल में भारत की रूपरेखा बदल जाएगी। हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, जमीन 2% है हमारे पास, पानी हमारे पास केवल 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। आपके मुंबई की जो मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है 50 लाख लोगों की है, आपके मुंबई में 2.5 से 3 करोड़ लोग रह रहे हैं। दिल्ली की क्षमता भी लगभग 50 लाख की है। आप सोचो ना, हमारे देश में हुआ क्या? हमसे 3 गुना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, जनसंख्या केवल 2 करोड़। हमसे 3 गुना बड़ा कनाडा है, जनसंख्या केवल 4 करोड़। हमसे 5 गुना बड़ा रूस है, जनसंख्या केवल 15 करोड़। हमसे 2.5 गुना बड़ा ब्राजील है, जनसंख्या केवल 22 करोड़। हमसे 3 गुना बड़ा अमेरिका है, जनसंख्या केवल 33 करोड़। हमसे 3 गुना बड़ा चीन है। हम लोग चूंकि बार बार चीन से तुलना करते हैं, चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, और हमने चीन को भी पछाड़ दिया। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ध्यान रखिए इस डाटा को। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी केवल 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी 60% गरीबी रेखा के नीचे। जनसंख्या नियंत्रण लागू किए बिना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए बिना भारत में कोई भी सरकार हो,
गरीबी, भूखमरी, कुपोषण को रोकना नामुमकिन है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर देती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। हमेशा माइनस में रहेंगे, कभी लेवल पे आएंगे ही नहीं, हमेशा गरीबी बनी की बनी रहेगी। इसलिए समय आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ या तो अलग अलग बनाया जाए या यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक चैप्टर पॉपुलेशन कंट्रोल का रखा जाए। एक बड़ा आजकल आंकड़ा आता है साहब, यहां पे भी मैं आपको बताऊं, आजकल तथाकथित वामपंथी लोग एक लॉजिक देते हैं कि एजुकेशन से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। आपने भी सुना होगा कि जैसे पढ़ाई लिखाई हो जाती है, अभी नीतीश कुमार जी का एक वीडियो आया था, देखा नहीं देखा आप लोगों ने? नीतीश कुमार जी का वीडियो देखा? कह रहे जी वो जैसे ही पढ़ लिख लेगी जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है केरल, है ना? सबसे ज्यादा। मैं आज मुंबई की धरती से इस बात को आप गोपाल जी चाहे 2-4 सांसदों को भी कहना, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और 2 प्रमुख लोग वहां से संसद में खूब बोलते भी हैं। एक हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और एक भारत में सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर जी। आप केरल की किसी भी लोकसभा क्षेत्र की 1999 की वोटर लिस्ट और 2019 की वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आज भी 14-14 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भाई जनगणना तो 10 साल में होती है, वोटर लिस्ट तो हर चुनाव के पहले बनती है, एकदम अपडेट होती है। पार्षद का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट बनेगी, विधानसभा चुनाव के पहले भी वोटर लिस्ट बनती है, लोकसभा के पहले बनती है। मैं एकदम ऑथेंटिक आंकड़े आपको बता रहा हूं। भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल के किसी भी एक लोकसभा की 1999 की वोटर लिस्ट, 2019 की वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में शिक्षा का जनसंख्या से कोई रिलेशन है कि नहीं। बड़ा साफ साफ। इसलिए यह बहुत आवश्यक है